नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा कफन कहानी, यानी मुंशी प्रेमचंद की स्कूल व्याख्याता भर्ती में प्रस्तावित जो कफन कहानी है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, आज की ये हमारी क्लास केवल मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के ही रहेगी। बात करें आज के पहले प्रश्न की, कफन किस प्रकार की कहानी है। कफन किस प्रकार की कहानी है, तो इसका सही उत्तर होगा यथार्थवादी कहानी। लेकिन मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, यानी मुंशी प्रेमचंद का पिता प्रदत्त नाम क्या था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, कफन कहानी का पहली बार प्रकाशन कब हुआ। कफन कहानी का पहली बार प्रकाशन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1935 ईस्वी में उर्दू भाषा में और जामिया पत्रिका में। मित्रों, याद रखिएगा कि जो कफन कहानी इसका पहली बार प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। अगर भाषा की बात की जाए कि कौन सी भाषा में प्रकाशन हुआ प्रथम बार, तो उर्दू भाषा में। अगर पत्रिका की बात करें तो जामिया पत्रिका में। अगला प्रश्न, कफन कहानी हिंदी भाषा में कब प्रकाशित हुई। कफन कहानी हिंदी भाषा में कब प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। और पत्रिका की बात करें तो चांद पत्रिका में। अगला प्रश्न, कफन कहानी कितने अंकों में संकलित है। कफन कहानी कितने अंकों में संकलित है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 अंकों में। मित्रों, कई बार जो कहानी होती है उसके अंक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो कफन कहानी है ये 3 अंकों में लिखित है, जिसके प्रथम अंक में बुधिया प्रसव पीड़ा से करा रही है तो बाहर बैठे हुए, यानी झोपड़ी के बाहर माधव व घीसू आलू खा रहे हैं। और अगर दूसरे अंक की बात करें तो इससे पहले पहले अंक में बुधिया की मौत हो जाती है, और दूसरे अंक में उसकी मृत्यु के बाद माधव व घिसू रोते हुए गांव में फेरी देते हैं, यानी कफन के पैसे के लिए वो जमींदार और भी जो गांव के लोग थे उनके पास जाते हैं। और तीसरे अंक में जो उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे उन पैसों की वो शराब पी जाते हैं, और बुधिया के लिए कफन न खरीद करके उनसे पूरी सब्जी और शराब पी करके रात भर वहीं मधुशाला के पास में पड़े रहते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कफन कहानी में कितने पात्र हैं। कफन कहानी में कितने पात्र हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3 पात्र। और मित्रों, 3 पात्र कौन कौन से, एक तो घीसू, दूसरा घीसू का पुत्र माधव, तीसरी बुधिया, और बुधिया माधव की पत्नी थी। अब बात करें कि मुख्य पात्र की बात करें कि इन तीनों में मुख्य पात्र कौन है, तो घीसू। अगला प्रश्न, कफन कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है। कफन कहानी का प्रारंभ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा जाड़े की रात में बुधिया के प्रसव पीड़ा से। मित्रों, कफन कहानी की शुरुआत की बात करें तो ये सर्दियों के जो रात थी उसमें झोपड़े में बुधिया प्रसव पीड़ा के कारण तड़फ रही है, और बाहर बैठे हुए माधव व गिसु अलाव में यानी गरम राख में आलू सेक करके खा रहे हैं। अगला प्रश्न, झोपड़ी में सो रही बुधिया क्यों करा रही थी, तो इसका सही उत्तर होगा प्रसव पीड़ा की अपार वेदना से पीड़ित थी। अगला प्रश्न, जब बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़फ रही थी उस समय गीसू और माधव क्या कर रहे थे, तो इसका सही उत्तर होगा झोपड़ी के बाहर बैठे आलू खा रहे थे। अगला प्रश्न, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ, ये किसका कथन है। कि मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ, यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा माधव का घीसू को। यानी
यानी घीसू का माधव को, यानी घीसू अपने पुत्र माधव से कहता है कि जा झोपड़े में जो बुद्धियां करा रही है उसे देख तो आ, और लगता है कि शायद वो अब बचेगी नहीं। अगला प्रश्न, लेकिन मित्रों यहाँ पर जो माधव है वो अपनी पत्नी को देखने नहीं जाता, क्योंकि उसके मन में शंका होती है कि अगर मैं बुदिया को देखने चला गया तो पीछे से जो पिताजी हैं, मेरे पिता हैं, वो सारे के सारे आलू खा जाएंगे। यानी यहाँ पर पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं है और पुत्र को पिता पर भरोसा नहीं है और पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं है। अगला प्रश्न, जब घीसू ने माधव को अंदर जाकर बुदिया का हाल जानने के लिए कहा तब माधव के चेहरे का भाव कैसा था? कि जब घीसू ने माधव से कहा कि जा अंदर जाकर देख तो आ, तब माधव के चेहरे के भाव कैसे थे? तो इसका सही उत्तर होगा क्रोधपूर्ण। और क्रोधपूर्ण भाव होने का कारण एकमात्र ही कारण था सिके हुए आलू। अगला प्रश्न, तो मुझे तो उसका तड़फना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता, यह किसका कथन है? कि जब घीसू ने उससे कहा था कि जाकर देख तो आ, तब माधव ने, यानी ये कथन किसका है? माधव का। तब माधव ने कहा था तो मुझे तो उसका तड़फना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता, यह किसका कथन है? माधव का। माधव ने यहाँ केवल एक सहारा लिया है बचने का। अगला प्रश्न, माधव किस नशे का आदी था? माधव किस नशे का आदी था? तो इसका सही उत्तर होगा शराब पीना, बीड़ी पीना और चिलम पीना। मित्रों, माधव में ये 3 प्रकार के नशे की आदत थी। एक तो वो शराब पीता था, बीड़ी पीता था और चलम पिया करता था। अगला प्रश्न, घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो, अनाज मौजूद न हो तो उनके लिए काम करने की, यानी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की, यानी खालिस्तान जो दिया हुआ है यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर मैंने सीधा प्रश्न बनाया, लेकिन वहाँ पर आपको विकल्प वाले प्रश्न मिलेंगे और विकल्प वाले जो प्रश्न मिलेंगे उनमें से 4 में से आपको एक विकल्प यहाँ भरना होगा। तो काम करने की खालिस्तान थी, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कसम। आप यहाँ पर यह कसम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जब घर में अनाज की कमी हो जाती तो माधव क्या करता था? जब घर में अनाज की कमी हो जाती तो माधव क्या करता था? तो इसका सही उत्तर होगा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता। अगला प्रश्न, जब अनाज की कमी हो जाती तो घीसू का निश्चित काम क्या था? कि घर में जब अनाज की कमी हो जाती तो घीसू का निश्चित काम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा माधव द्वारा लाई गई लकड़ियों को बाजार में बेचकर आना। यानी दोनों बाप बेटे इतने कामचोर, इतने आलसी, इतने निकम्मे थे कि केवल वो इतना ही कर पाते थे जिससे एक समय का खाना उनको मिल सके। और कई बार तो जमींदार के द्वारा वो पिट भी चुके थे, क्योंकि जमी काम की हामी भरने के बाद वो जमींदार के यहाँ काम करने पर नहीं पहुँचते थे। तो मित्रों, जब भी उनके घर में अनाज की कमी होती तो माधव तो लकड़ी तोड़ कर लाता और फिर घिस्सू माधव के द्वारा लाई हुई लकड़ियों को बाजार में बेचकर आता था। अगला प्रश्न, कफन कहानी में घिस्सू की आयु क्या बताई गई है? कफन कहानी में घिस्सू की आयु क्या बताई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 60 वर्ष। अगला प्रश्न, माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। कथन में कौन सा भाव छिपा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्य का भाव। मित्रों, जैसा पिता वैसा उसका पुत्र। तो माधव भी अपने सपूत बेटे की तरह जैसा बाप कार्य करता हुआ आया वैसा का वैसा ही या वैसी ही पगडंडी पर माधव भी चलने लगा था। तो इसका मतलब यहाँ पर बाप शेर तो बेटा सवा शेर। अगला प्रश्न, बुदिया इन दोनों का बेगैरतों का, यानी बुदिया इन दोनों का या बेगैरतों का 2 जग भरती रहती थी। तो यहाँ 2 जग का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा नरक। अगला प्रश्न,
मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा माधव का। मित्रों, माधव अपने पिता से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर घर में बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, इसके लिए गुड़, सौंठ, तेल, इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी। अगला प्रश्न, कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। यीशु की इस सोच में किस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा किसानों का शोषण व बेगार प्रथा का। अगला प्रश्न, यीशु के जीवन में याद रखने लायक बात क्या थी। यीशु के जीवन में याद रखने लायक बात क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर की बारात में दावत की तृप्ति। मित्रों, यीशु अपने पुत्र माधव से बातों बातों में कहता है कि आज से 20 साल पहले ठाकुर की बारात में जब वो गया था तो उसे उसी दिन भरपेट खाने को मिला था। अगला प्रश्न, और वो बात उसे आज तक याद है। अगला प्रश्न, आलू खाकर घीसू और माधव के धोतिया ओढ़कर सो जाने की तुलना लेखक ने किससे की है। कि आलू खाकर घीसू व माधव के धोतियां ओढ़कर सो जाने की तुलना लेखक ने किससे की है। तो अजगरों से। यानी अंदर झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी कि बाहर दोनों बाप बेटे आलू खाकर के अजगरों की भांति धोतियां उड़कर सो जाते हैं। अगला प्रश्न, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। यह पंक्तियां किसके बारे में कही गई है। तो इसका सही उत्तर होगा बुधिया के बारे में। मित्रों, जब प्रातःकाल यानी बाप बेटे उठते हैं तो माधव झोपड़े के अंदर जाकर के देखता है कि जो बुधिया है उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें उसकी ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा से इतनी तड़पी थी कि उसका पूरा बदन है ना मिट्टी से सन चुका था। तो यह पंक्तियां किसके विषय में, बुधिया के विषय में। अगला प्रश्न है, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, क्यों। तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी व कफन की व्यवस्था करनी थी। मित्रों, बुधिया के मर जाने के बाद में दोनों बाप बेटे के पास इतना समय नहीं था कि वो रोने पीटने बैठते, क्योंकि उन्हें लकड़ी व कफन की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि उनके पास सिवाय 5 बर्तनों के कुछ भी नहीं था। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे, तो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा। ये आपको अगर विकल्प का प्रश्न आता है तो वहाँ उनमें से चुन करके भरना होगा। कफन कहानी में आई कहावत के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। तो मित्रों, आप ये जो खालिस्तान है इसके लिए सही उत्तर होगा चील के घोंसले से मांस। यानी घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। अगला प्रश्न, बुधिया के दाह संस्कार के लिए कफन खरीदने हेतु पैसों के लिए बाप बेटे किसके पास गए। तो इसका सही उत्तर होगा जमींदार के पास में। और मित्रों, याद रखिएगा कि जमींदार दयालु व्यक्ति था, इसलिए जमींदार ने उन्हें 2 रुपए दिए थे। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जमींदार ने कफन के लिए माधव व घीसू को कितने रुपए दिए। अगला प्रश्न, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, यहाँ घीसू किस विपत्ति के बारे में कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुधिया के लिए कफन के पैसे नहीं है। यानी बुधिया की मृत्यु के बाद बाप बेटे जब जमींदार के यहाँ जाते हैं तो घीसू ने केवल इतना कहा कि सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। तो यहाँ विपत्ति कौन सी है, माधव की पत्नी बुधिया की मौत हो जाना और मौत के बाद में उनके पास कफन के लिए पैसे न होना। अगला प्रश्न, कफन के लिए पैसों की उगाही करते हुए घीसू के पास कितने रुपए जमा हो गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 5 रुपए। अगला प्रश्न, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, यह किसने व किससे कहा।
लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए, यह किसने किससे कहा। तो इसका सही उत्तर होगा माधव ने घीसू से। अगला प्रश्न, कैसा बुरा रिवाज है जीते जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा घीसू का। अगला प्रश्न, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, यह किसका कथन है। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा माधव का। अगला प्रश्न, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते, यह किसका कथन है। यानी जब माधव ने कहा कि कफन तो आखिर जल ही जाता है, तब घीसू ने कहा कि और क्या रखा है, यही 5 रुपए अगर पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू का इंतजाम हो जाता, ये किसका कथन है। तो सही उत्तर होगा घीसू का। अगला प्रश्न, कफन लाने के लिए गए घीसू और माधव अचानक से कहाँ चले गए। यानी कफन लाने के लिए गए घीसू और माधव अचानक कहाँ चले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सरूर की मधुशाला में। अगला प्रश्न, दुनिया का दस्तूर है नहीं तो लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं, माधव ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका सही उत्तर होगा माधव सोचता है कि वे दोनों शराब पिएंगे तो आत्मा को तृप्ति मिलेगी, जिसका पुण्य लाभ बुधिया को मिलेगा। अगला प्रश्न, जब माधव ने घीसू से पूछा लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है, तब घीसू ने क्या उत्तर दिया। यानी जब माधव ने घीसू से पूछा कि लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है, तब घीसू ने क्या कहा। तो इसका सही उत्तर होगा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। मित्रों, जब उन्हें 5 रुपए कफन के लिए लोगों द्वारा दे दिए जाते हैं तो वो दोनों वहां जाकर शराब खाने के पास में जाकर के उनके शराब और पूरी दाल खा जाते हैं। इसके बाद जब माधव उनसे पूछता है पिता से कि अगर गांव के लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, तब घीसू कहता है कि कह देंगे कमर से खिसक गए, ढूंढा लेकिन मिले नहीं। अगला प्रश्न, मधुशाला में मधु पीने में घीसू और माधव से कितने रुपए खर्च हो गए। मधुशाला में मधु पीने में घीसू और माधव से कितने रुपए खर्च हो गए। तो इसका सही उत्तर होगा पूरा 1.5 रुपया। अगला प्रश्न, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा, यह किसका कथन है। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा घीसू का। अगला प्रश्न, जब माधव ने पूछा क्यों दादा हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही, तब घीसू ने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। तो इसका सही उत्तर होगा वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। अगला प्रश्न, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। घीसू के अनुसार बुधिया के लिए कफन कौन देगा। तो इसका सही उत्तर होगा पड़ोसी लोग। अगला प्रश्न, माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा घीसू का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।